हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग, वेलकम है, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कंप्यूटर्स आप देख पा रहे हैं। सब्जेक्ट है छत्तीसगढ़ का भूगोल। छत्तीसगढ़ के भूगोल के इस पार्ट में एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरिंग की बातें हम कर रहे थे। ठीक है, तो ये अपने अंतिम पड़ाव पर है। आज चौथा भाग है, फोर्थ पार्ट है। हो सकता है आज ही कंप्लीट हो जाए या नेक्स्ट क्लास लगे। ठीक है, देखते हैं जैसा भी कुछ हो। ठीक है, चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्लास को देखते हैं। लेकिन उसके पहले हम बातें कर लेते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले पिछले क्लास में क्या कुछ हुआ था उसकी हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी। ठीक है, तो फसलों का उत्पादन 2021-22 से हमने स्टार्ट किया था पिछला क्लास, पार्ट नंबर 3। प्रमुख फसलों के अंदर देख सकते हैं कितने क्षेत्र में जो है अनाज या खाद्यान्न या तिलहन दलहन बोए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं धान, ठीक है, 4,348 हज़ार हेक्टेयर में है ये पूरा। चना 333, तिवड़ा 173, गेहूँ 160 और मक्का 132। तो आप देख सकते हैं ये क्रम भी आपको याद रखनी पड़ेगी। ये याद रखें तो जाहिर सी बात है क्रम याद हो जाएगा। क्रम याद रखनी पड़ेगी, धान, फिर चना, फिर तिवड़ा, फिर गेहूँ, फिर मक्का, इतने। ठीक है, आपके जो है ये क्या डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, पहले बड़े क्षेत्र, फिर छोटा क्षेत्र, फिर उसके बाद छोटा, इस प्रकार से। फिर आप देख सकते हैं प्रमुख फसलों का उत्पादन 1000 मीट्रिक टन में हमने बात की थी। तो सबसे पहले धान देख सकते हैं 13,238, फिर मक्का 431, फिर चना 260, गेहूँ 203, तिवड़ा 104। ठीक है, धान, मक्का, चना, गेहूँ, तिवड़ा, इस प्रकार से। और सर्वाधिक उत्पादन हम अलग अलग जो चीज़ों के हिसाब से देखेंगे, जैसे अनाज है या खाद्यान्न, फिर दलहन, तिलहन। और अनाज या खाद्यान्न के अंतर्गत धान देख सकते हैं सबसे प्रथम है, दलहन में चना प्रथम है, तिलहन में मूंगफली प्रथम है। ठीक है, ये 2022-23 का डेटा है ना। ठीक है, फिर हमने देखे हैं जीआई टैग क्या होता है हम जाने, जियोग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है ये जाने, प्राकृतिक एवं कृत्रिम रूप से उत्पादित वस्तु या फसलों या कोई भी वस्तु है उसको दिया जाता है। और ये हुआ था 1999 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब भारत में प्रथम बार जीआई टैग 2004 में दार्जिलिंग के चाय को दिया गया था। ये अब जाने जीआई टैग के फायदे भी मैंने गिनाए थे। क्या क्या फायदे हैं कि अगर वो वस्तु और फसलों को अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पहचान मिलती है, कोई दूसरा व्यक्ति या राज्य अपने नाम से ही नहीं बेच सकते, वस्तु फसलों की कीमत में वृद्धि हो जाती है, कानूनी सुरक्षा आपको प्रदान हो जाती है इससे। ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्रमुख फसलों में कौन कौन से फसलें हैं जिनको जीआई टैग प्राप्त हैं? तो बस्तर डोकरा लोगो, बस्तर वुडन क्राफ्ट, बस्तर आयरन क्राफ्ट, चांपा सिल्क साड़ी और कपड़े, फिर जीरा फूल, नगरी दुबराज आदि किसके अंतर्गत है? ये छत्तीसगढ़ की जीआई टैग से, ठीक है, को जीआई टैग प्रोवाइड उत्पाद है। फिर हमने उद्यानिकी देखे, हॉर्टिकल्चर देखे। राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन 5 मई 2005 को, राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005 को चलाया गया था। ठीक है, और इनका उद्देश्य था कि उद्यानिकों को हम क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, बढ़ावा देंगे। बागवानी उद्यानिकी फसलें में कौन कौन सी फसलें इनके अंतर्गत आते हैं? सब्जी आता है, फल आता है, मसाला आता है, पुष्प आता है, औषधि एवं सुगंधित फसल आते हैं। एक डेटा आप याद रखिए 2022-23 का, उद्यानिकी फसलों के रकबा एवं उत्पादन के आधार पर इसका क्रम याद रखें। तो सबसे पहले सब्जी है, फिर फल है, फिर मसाला है, फिर पुष्प है, एवं उसके बाद औषधि एवं सुगंधित फसल है। ठीक है, चलिए हॉर्टिकल्चर या उद्यानिकी से संबंधित कुछ योजनाएं भी हमने देखे थे, जैसे कम्युनिटी फिशिंग योजना। इसकी शुरुआत 2016-17 में की गई थी। उद्देश्य था उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के लिए। और वर्ष 2020-21 में ये जो क्षेत्र थे, ठीक है, 2020-21 में 954 हेक्टेयर जो क्षेत्र है उनको इस संबंध में, ठीक है, योजना स्टार्ट किया गया था। रिजल्ट आया था, कहने का मतलब है नवंबर 2021 में
लगभग 429 हेक्टेयर क्षेत्रों पर क्या किया है, ये योजना स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, इतने क्षेत्रफल पे, तो ये आप देख सकते हैं। फिर मैंने बताया एकीकृत बागवानी मिशन कार्यक्रम, और ये 2017 को आया था सीजीपीएससी में, ये भी आया था 2019 में सीजीपीएससी में, ये भी आप याद रखें। प्रारंभ या शुरुआत 5 मई 2005 को हुआ था। कुल जिले 19 जिले इसमें शामिल हैं। इनके तहत अन्य योजनाएं या कार्यक्रम आपको देखने को मिलेगी। तो रोपण अधिसंरचना का विकास, जिसमें बहुत सारे आपको देखने को मिलेगा। नर्सरी के अंदर जो है फसलें उगाने की बातें की गई। सब्जी और मसाले की बीजों को उत्पादन करने को कहा गया था। फलों उद्यान का विकास करने को देखने को मिला। पुष्प विकास, सब्जी क्षेत्र, काजू क्षेत्र, मसाला क्षेत्र, सुगंधित फसल क्षेत्र आदि क्षेत्रों पर ये आपको देखने को मिलेगा। फिर पशुपालन हमने देखे थे। पशुपालन के अंतर्गत 20वीं पशु संगणना 2019 आप याद रखिए, जिसमें ये डेटा आपको याद रखनी होगी। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, गौवंशी 32.99 लाख, भैंसवंशी कितनी है, उनकी संख्या कितनी है, 36.61 लाख। बकरे या बकरियों की जो संख्या है वो 40.05 लाख। सुकर की संख्या 5.27 लाख। कुक्कुट या बतख टोटल की संख्या है 187.12 लाख। तो ये आपको याद रखनी है। फिर मैंने यहीं पर बताया था कि कुल पशुधन जो है टोटल 1.59 करोड़ है। और यहाँ पर जीडीपी में 2022-23 के में जीडीपी में जो भागीदारी है वो 4,50,632 लाख है। और परसेंट में देखें तो 1.67% आपको देखने को मिलेगा। ये है स्थिर भाव पर। और मैंने बताया था जीडीपी या जीएसडीपी दो तरह से काउंट की जाती है, एक स्थिर भाव में, एक प्रचलित भाव में। तो वो भी मैंने बताया था किस प्रकार से होता है। हालांकि पूरा चीज़ें नहीं बताया था, क्या था जीएसडीपी ये भी बताया था, लेकिन जब मैंने कहा आर्थिक सर्वेक्षण में पढ़ाऊंगा तो उस समय मैं बातें करूंगा। महत्वपूर्ण कुछ तथ्य थे इनसे संबंधित, जैसे राज्य पशुपालन एवं विकास निगम की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, तो रायपुर में 1982 में। फिर मैंने बताया था दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय कहाँ है, रायपुर में 1983 में ये भी स्टार्ट हुआ था। राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ की स्थापना कहाँ और कब हुआ था, तो 1983 में रायपुर में, और देवभोग 2011 में। पशु चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर है, अंजोरा पर है, जो 1984 में देखने को मिला था। कामधेनु विश्वविद्यालय अंजोरा दुर्ग में 2012 में ये स्थापना की गई थी। छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन एवं विकास अधिकरण रायपुर में 2001 में देखने को मिलेगा। फिर कुछ और अन्य तथ्य थे, जैसे सुकर प्रजनन क्षेत्र सकालो सूरजपुर में, परचपाल जगदलपुर में, कुनकुनी जसपुर में। बकरी प्रजनन क्षेत्र पकरिया पेंड्रा में। फिर सरोना रायपुर में। ठीक है, रामपुर कवर्धा में। पशु प्रजनन केंद्र आपको देखने को मिलेगा सरकंडा बिलासपुर, पकरिया पेंड्रा, चंदखुरी रायपुर, अंजोरा दुर्ग आदि आपको देखने को मिलेगा। फिर कुछ पशु स्वास्थ्य संबंधित बोल सकते हैं रक्षा हेतु संस्थाएं देखने को मिलेगी, जैसे पशु चिकित्सालय जिसकी संख्या 341 है, पशु औषधालय जिसकी संख्या 829 है, पशु रोग अनुसंधान प्रयोगशाला जिसकी संख्या 16 है, चलित पशु चिकित्सा इकाई जिसकी संख्या 27 है, कृत्रिम गर्भाधान केंद्र जिसकी संख्या 22 है, मुख्य ग्राम खंड जिसकी संख्या 99 है, मुख्य ग्राम उपखंड जिसकी संख्या 241, मोटरसाइकिल यूनिट जिसकी संख्या 10। ठीक है, एम्बुलेंट्री क्लिनिक, ठीक है, एम्बुलेंस है जो क्लिनिक, एम्बुलेंस में क्लिनिक सुरक्षा प्राप्त, इसकी संख्या 20 है। पशु जांच चौकियां जिसकी संख्या 16 है। तो ये हमने पशुपालन पूरा देख ली थे पिछले क्लास में। ठीक है, चलिए अब की क्लास में, आज की क्लास में हम बातें करेंगे मछली पालन की। थोड़ा सा है, ठीक है, 5 मिनट का है, मछली पालन हम देखेंगे और उसके बाद इनसे संबंधित, कृषि से संबंधित बहुत सारी योजनाओं पर हम बातें करेंगे। तो आज चौथा भाग है, 4th पार्ट है, उस पर हम बातें करेंगे। चलिए, तो पशुपालन हो गए,
अब बात करते हैं मत्स्य पालन या मछली पालन। मछली पालन, फिशिंग, ठीक है। चलिए, इसके संबंध में कुछ बातें हैं और कुछ फैक्ट भी हैं, उसको आप याद रखेंगे। जैसे राज्य स्तरीय मत्स्य उत्पादन केंद्र कहाँ है, ये आपको याद रखना है। राज्य स्तरीय मत्स्य पालन या मत्स्य उत्पादन केंद्र कहाँ पर है? ये है तेली बांधा। कहाँ पर? रायपुर, ठीक है। तेली बांधा रायपुर में क्या है भाई? राज्य स्तरीय मत्स्य उत्पादन केंद्र। ये आपको याद रखनी है, पहली बात। दूसरी बात, ठीक है, मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति या संस्थाओं को क्या दी जाती है? एक पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। और वो पुरस्कार है बिलासाबाई केवटिन, ठीक है। चलिए, पुरस्कार है जिसको हम कहते हैं बिलासाबाई केवटिन। ठीक है। और ये पुरस्कार मैंने क्या कहा था कि प्रतिवर्ष किसके लिए? मत्स्य उत्पादन, प्रतिवर्ष मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु दिया जाता है। उत्कृष्ट कार्य करने हेतु किसी व्यक्ति या संस्था को क्या किया जाता है? दिया जाता है। चलिए, बिलासाबाई केवटिन पुरस्कार नवाजा जाता है, ठीक है, मछली पालन में उत्कृष्ट योगदान देने के कारण, ठीक है। चलिए, प्रतिवर्ष मछली पालन से संबंधित कुछ अन्य बातें हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं प्रदेश में उपलब्ध कुल जल क्षेत्र, प्रदेश में उपलब्ध कुल जल क्षेत्र जहां पर मछली पालन की जाती है, ठीक है, तो वो कितनी भाई? 1.999 लाख हेक्टेयर, ठीक है। प्रदेश में उपलब्ध कुल जल क्षेत्र क्या है? कितनी है? 1.999 लाख हेक्टेयर पर ये देखने को मिलता है। फिर अगर दूसरी बात करें, मछली पालन के अंतर्गत विकसित जल क्षेत्र, मछली पालन के अंतर्गत विकसित जल क्षेत्र, तो कितनी जल क्षेत्र में विकसित किया गया है? तो 1.961 लाख हेक्टेयर, ठीक है।
जो उपलब्ध क्षेत्र का कितना परसेंट है, 98.09% है। कहने का मतलब है ये आपका उपलब्ध क्षेत्र है 1.9999 लाख, उसमें से 1.961 लाख हेक्टेयर में क्या की जाती है, मछली पालन विकसित की गई है। तो कहने का मतलब 98.09% है, तो ये याद रखिए। चलिए फिर मत्स्य उत्पादन, मत्स्य उत्पादन 2021-22 के आधार पर, 2021-22 के आधार पर मत्स्य उत्पादन कितना हुआ, तो 5.91 लाख मीट्रिक टन। ठीक है, चलिए, और वहीं पर अगर हम देखें मत्स्य उत्पादन कब की बात है, ये 2022-23 में, 2022-23 का डेटा। तो 22-23 में 3.42 लाख मीट्रिक टन। ठीक है, 3.42 लाख मीट्रिक टन। फिर हम बात करें मत्स्य बीज उत्पादन, मत्स्य बीज उत्पादन, और कौन सा आधार, बस 2021-22 की में अगर देखा जाए तो कितना है भाई, 30,257 लाख। फिर यदि देखें मत्स्य उत्पादन, मत्स्य बीज उत्पादन 22-23 का, 2022-23, तो इस समय कितनी है, 29,783 लाख। चलिए, तो ये डेटा आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, तो वही पूछा जाता है भाई, ये डेटा है सारी पूछे जाते हैं, मछली पालन मत्स्य पालन से संबंधित यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। चलिए, अब एक एक करके हम बातें करेंगे कृषि और उनसे संबंधित योजनाओं। ठीक है, कृषि से संबंधित प्रमुख योजनाएं। कृषि से संबंधित प्रमुख योजनाएं। चलिए, तो कौन कौन सी योजनाएं हैं कृषि से संबंधित वो हम देख लेते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पहला हम बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। चलिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की हम बातें करें तो ये शुरू कब किया गया था, ये पहली बातें हैं, मुख्य बातें 2016 में शुरू किया गया था। ठीक है,
चलिए, कब किया गया था? 2016 में। और किसके लिए? खरीफ फसलों के लिए। ठीक है, किसके लिए? खरीफ फसलों के लिए, खरीफ फसलों के लिए क्या किया गया था? ये योजना स्टार्ट किया गया था कि भाई साहब अगर अतिवृष्टि होता है, अल्पवृष्टि होता है, ओला होता है, ठीक है, फसलें खराब होती हैं, जो भी कुछ होंगे उनके आधार पर कुछ मापदंड है। ठीक है, क्या है? कुछ मापदंड है, और उनके आधार पर उनको क्षतिपूर्ति हेतु क्या दिया जाता है? जो योजना के अंतर्गत, बीमा योजना के अंतर्गत पैसे दी जाती है। ठीक है, जितना भी है क्षतिपूर्ति के लिए, और यही कहलाता प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, जो 2016 को स्टार्ट किया था खरीफ फसलों के लिए। तो ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट है किसके लिए? खरीफ फसलों के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ मापदंड है इसके, अगर पात्रता की बात करें और मापदंड की बात करें, पात्रता एवं मापदंड, कहने का मतलब है पात्रता क्या होगी और क्या मापदंड रहेगा, किसको मिलेगा। ठीक है, किन किन स्थितियों में किसको मिलेगा वो हम बातें करेंगे। तो जैसे कि पहली बातें, बुआई नहीं हो पाने की स्थिति में मिलेगा, बुआई नहीं हो पाने की स्थिति में ये आपको मिलेगा। ठीक है, पानी ही नहीं गिरा। देखिए हमारा छत्तीसगढ़ क्या है? वर्षा पर आधारित जो है खरीफ फसल होता है। ठीक है, खरीफ फसल कैसे होते हैं? वर्षा पर आधारित है। रबी फसल तो चलिए आप नल से, बोर से, ठीक है, कुआं से आदि से आप क्या कर सकते हैं, जो है रबी फसल लेते हैं। लेकिन खरीफ फसल ऐसा है, खरीफ फसल जो जून में स्टार्ट होता है 15 जून को, और 15 अक्टूबर तक काटी जाती है, और वो वर्षा पर निर्भर रहता है। अब जब वर्षा ही नहीं होगी, ठीक है, तो जाहिर सी बात है हम क्या करेंगे, वो बोएंगे ही नहीं। तो कई किसान ऐसे करते हैं, पानी देखते रहते हैं, वर्षा देखते हैं, नहीं होता तो बोते नहीं। तो अगर बुआई नहीं हो पाने की स्थिति में है, ठीक है, तो उसके लिए भी दिया जाता है। चलिए, फिर फसल की अवधि में नुकसान होने की स्थिति में, फसल की अवधि में नुकसान होने की स्थिति, नुकसान होने की स्थिति में ये देखने को मिलता है, दिया जाता है। फिर स्थानीय आपदाओं के मामले की क्षति के कारण, स्थानीय आपदाओं के मामले में क्षति होने के कारण, ठीक है, क्षति होने के कारण स्थानीय आपदाओं, कहने का मतलब जैसे किसी स्थान पर ऐसा होता है कि बाढ़ आ जाता है, कोई स्थान ऐसा है, ठीक है, कोई स्थान ऐसा होता है कि बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ पर बाढ़ आ गए, या वहाँ महामारी आ गए, या कुछ और हो गए, ठीक है, उस विशेष स्थान में या पानी ही नहीं गिरा, जो भी है उस विशेष स्थान में, जैसे हमारा वृष्टि छाया क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में, कवर्धा वाले स्थान में। तो ऐसे स्थान जहाँ पर स्थानीय जो आपदाओं के कारण क्षति होती है, उनको भी ये दिया जाता है। फिर फसल पैदावार के आधार पर व्यापक क्षति की स्थिति में, फसल पैदावार के आधार पर व्यापक क्षति की स्थिति, की स्थिति अगर बनती है तो ये मैं अपना वीडियो हटा देता हूँ, स्थिति में दिया जाएगा। फिर
फसल कटाई के उपरांत खेत में सूखने के लिए फैला कर रखी गई फसल के नुकसान होने की स्थिति में फसल कटाई के उपरांत खेत में सूखने के लिए सूखने हेतु फैलाकर रखी फसल के नुकसान की स्थिति में फसल के नुकसान की स्थिति में ठीक है। तो जैसे आप देखते हैं फसल जब हो जाता है, फसल पक जाते हैं, ठीक है, तो फसल पक जाते हैं तो फसल को पहले काट लिया जाता है। काटने के बाद 2-4 दिन उसको रखते हैं ताकि और अच्छे से सूख लिए जाए, ठीक है। ज़मीन गीली होती है, ठीक है, फसल पूरी तरह से उनको धूप नहीं मिला रहता, इसी कारण से कुछ दिन तक सुखाने के लिए खासकर 2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन, ठीक है, काटने के बाद 2 दिन 3 दिन हम रखते हैं। अगर उसी दौरान यदि पानी गिर जाता है, ठीक है, उसी दिन दौरान यदि बारिश हो जाता है तो फसल तो नुकसान हो गई, तो इसकी भरपाई के लिए भी क्या किया जाता है, दिया जाता है। तो ये सारे मापदंड है, ये सारे पात्रता है कि किस आधार पर मिलने चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, ये खरीफ फसल के लिए 16 में स्टार्ट किया गया था, बाद में रबी फसलों के लिए भी दिया गया था। जैसे खरीफ फसलों, जैसे मैंने बताया यहाँ पर खरीफ फसलों के लिए, जैसे कि आपका क्या हो गया है, धान है, इसमें मक्का शामिल है, इसमें सोयाबीन शामिल है, ठीक है, सोयाबीन शामिल है, इसमें मूंगफली शामिल है, इसमें अरहर शामिल है, इसमें मूंग शामिल है, इसमें उड़द शामिल है, ठीक है। बाद में रबी फसलों को भी जो है देने को बाध्यता की गई, ठीक है। बाद में क्या किया, बाद में रबी फसलों हेतु, रबी फसलों हेतु फसलों के लिए भी दिया जाने लगा, ठीक है। मैंने क्या कहा, बाद में रबी फसलों के लिए भी क्या किया, दिया जाने लगा। जैसे कि कौन कौन से जो है फसल है रबी फसल में जिसको दिया जाने लगा, एक तो चना है, चना के लिए दिया जाने लगा, ठीक है, गेहूं, अलसी, ठीक है, राई, सरसों आदि, ठीक है। तो मैंने क्या कहा भाई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 को स्टार्ट किया गया है, ठीक है। कोई कीट के कारण, कोई महामारी के कारण, पानी के कारण, अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि, ओलावृष्टि आदि के कारणों से यदि फसल खराब होती है, बर्बाद होता है, तो उन किसानों को, ठीक है, बीमा के आधार पर उनको क्षतिपूर्ति हेतु दी जाती है। और खरीफ फसलों के लिए 2016 में स्टार्ट हुआ था, जैसे कि मैंने कहा धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, अरहर, मूंग, उड़द आदि के लिए दिया जाता है। बाद में रबी फसलों के लिए भी दिया जाने लगा, चना, गेहूं, अलसी, राई, सरसों आदि इसके अंतर्गत शामिल है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए
कुछ डेटा देखते हैं, ठीक है, कुछ डाटा देखते हैं, इससे संबंधित कुछ डेटा। तो वित्तीय वर्ष अगर बात की जाए, वित्तीय वर्ष, ठीक है, 2021-22, वित्तीय वर्ष 2021-22, इस वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल अगर बीमाधारी कृषक, ठीक है, कुल बीमाधारी कृषक की संख्या, अगर देखें बीमाधारी कृषक की संख्या, और इसमें शामिल है बीमाधारी कृषक की संख्या है, इसमें खरीफ फसल प्लस रबी फसल, ठीक है, खरीफ और रबी फसल दोनों शामिल है, ठीक है। खरीफ और रबी फसल के जो बीमाधारी 2021-22 में अगर देखें तो 16.09 लाख व्यक्ति हैं, ठीक है, इतने कृषक हैं। कितने कृषक हैं? खरीफ और रबी मिलाकर कितने हैं? 16.09 लाख खरीफ और रबी फसल के कृषक हैं, जिनको जो बीमा क्लेम किया है कि भाई हमारी फसल बर्बाद हो गई, किसी कारणवश हमारी फसल नहीं हो पाई, कुछ नुकसान हो गया है, ठीक है। तो ये डेटा है 2021-22 का। वहीं पर हम बात करें एक और डेटा वित्तीय वर्ष 2022-23, वित्तीय वर्ष 2022-23, इनमें अगर बात करें कुल बीमाधारी कृषक की संख्या, कुल बीमाधारी कृषक की संख्या की क्या है? संख्या। इसमें शामिल है, इसमें भी शामिल है खरीफ फसल वाले कृषक और रबी फसल वाले कृषक, और इसकी संख्या है कितनी भाई? 13.95 लाख किसान इसमें शामिल है जो क्लेम किया है, ठीक है, किसके लिए? अपने नुकसान के लिए, ठीक है, अपने अनाजों की नुकसान के लिए, ठीक है। हाँ, ये चीज याद रखिए, अभी तक जो भुगतान कर चुके हैं, ठीक है, अभी तक जो भुगतान हुआ है टोटल, इनमें कुल भुगतान, ठीक है, क्या है? कुल भुगतान अभी तक किसका? 21-22 का, 22-23 का भी नहीं किया गया है। 21-22 का कुल भुगतान किसको कितना किया है? 6,97,567 क्या है? किसान है। कितना है? किसान है, जिनको क्या किया गया है? भुगतान हो चुका है। तो ये भी याद रखिए, कई बार ऐसे डेटा फंस जाते हैं, ठीक है, ऐसे डेटा आ जाते हैं। निम्नलिखित में से 2021-22 में कुल बीमाधारी कृषक की संख्या पूछे तो 16.09, लेकिन कितने को भुगतान हुआ है, कितने को दिए जा चुकी है? तो 6,97,567 किसान को क्या किया है? भुगतान किया गया है, ठीक है। चलिए, तो ये है आपका क्या है? फसल बीमा योजना, ठीक है। चलिए, ठीक है, आगे बढ़ें। दूसरा, सेकंड हम बात करेंगे सूक्ष्म सिंचाई योजना, ठीक है। क्या है? सूक्ष्म सिंचाई योजना।
पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर हम बातें करें सूक्ष्म सिंचाई योजना। चलिए, इस योजना को स्टार्ट मिला था या स्टार्ट किया गया था कब भाई? चलिए, इस योजना की शुरुआत की बात करें, ठीक है, इस योजना की शुरुआत 2013-14 में देखने को मिला था, सूक्ष्म सिंचाई योजना, ठीक है। और स्पष्ट है आपको कि सूक्ष्म सिंचाई योजना से अंतर्गत, ठीक है, कम पानी का उपयोग करके, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था भाई? कि कम पानी का उपयोग करके अधिक सिंचित करना, कम पानी का उपयोग कर, ठीक है, अधिक क्या करना? अधिक सिंचाई करना, अधिक सिंचाई करना क्या है? सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, किस जिले में लागू हुआ? अगर लागू जिले की बात करें, ठीक है, लागू जिले की बात करें तो लगभग समस्त जिलों में ये स्टार्ट हुआ था, तो ये याद रखें। चलिए, कम पानी का यूज़ करके, देखिए कम पानी का यूज़ करके, जैसे कि आप जो स्प्रिंग की बात करते हैं, ठीक, क्या कहा जाता है? स्प्रिंकलर, ठीक है। देखिए, स्प्रिंकलर कहने का मतलब ड्रिल टाइप कहने का मतलब है, जैसे ये आपका क्या है? खेत है, ठीक है, खेत है, क्रॉप्स उगे हुए हैं, क्या है? क्रॉप्स उगे हुए हैं, ये क्रॉप्स है या उगे नहीं हो, जैसा भी है। तो यहाँ पर क्या की जाती है? बीच में एक दो स्थानों पर क्या कर देते हैं? ऐसे स्प्रिंकलर लगा देते हैं, और ये क्या करता है? पानी का फव्वारा छोड़ता है। क्या छोड़ता है भाई? ये क्या छोड़ता है? ये पानी का क्या है? फव्वारा छोड़ता है, ठीक है। ये क्या छोड़ता है? ये पानी का फव्वारा। और पानी का फव्वारा छोड़ने से क्या है? इसमें ज़्यादा अधिक आप देख सकते हैं पानी की आवश्यकता नहीं होती, ज़्यादा अधिक जो है वेस्ट नहीं होता पानी। ऐसे जैसे बोलते हैं नल से लगाएंगे या बोर से लगाएंगे तो पूरा आपको पानी जो है ज़्यादा यूज़ होगा, लेकिन फव्वारे से अगर करेगी, मशीन चलता रहेगा और फव्वारे से हम क्या करेंगे? सिंचित करेंगे, तो कम पानी लगेगा और सिंचाई भी अधिक होगी। तो 2-3 ड्रिल में हो जाएगा और जो स्प्रिंकलर में हो जाएगा। और इस प्रकार से कम पानी का उपयोग करके अधिक क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है, ठीक है। चलिए, इसके लिए अनुदान राशि दी गई थी। किसको? कुछ अनुदान राशि है, इसके लिए क्या है? अनुदान राशि दिया गया था, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी में, कैटेगरी कहने का मतलब है लघु सीमांत कृषि, ठीक है। जो लघु सीमांत कृषि है, लघु सीमांत कृषि, सीमांत कृषक के लिए अलग, और आपका जो अन्य कृषक के लिए अलग, अन्य कृषक या अन्य किसान, ठीक है। तो लघु सीमांत कृषि के लिए कितना प्रतिशत छूट दी गई थी? 70% की क्या की गई थी? छूट दी गई थी, ठीक है। और
अन्य के लिए 50% की क्या की गई थी, छूट दी गई थी। ठीक है, चलिए अन्य के लिए कितने प्रतिशत, जितना लागत लगेगा। देखिए अब भाई स्प्रिंकलर लगाएंगे, पानी का फव्वारा के लिए कुछ लगाएंगे, ठीक है, तो उसके लिए तो पैसा लगेगा। जैसे आप होता है ना, एक योजना था आवास योजना, ठीक है, आप जानते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना। अब आवास योजना में क्या होता है कि जितना मिलता है 2,70,000 80,000 एरिया देख के, ठीक है, जो बैकवर्ड एरिया है, जो आदिवासी क्षेत्र है, कहने का मतलब जो जंगल एरिया है उसको थोड़ा ज़्यादा लेते हैं जो मिलता है, ठीक है। तो कई जगह 2,40,000, कई जगह 2,80,000, इस प्रकार से आवास योजना मिलता है। लेकिन क्या आवास उतने में कंप्लीट कर पाएंगे, उतने में तो नहीं होता, उसमें और पैसा आप लगाते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पर आप देखते हैं कि जितना पैसा, जितना आप जो है लगेगा, ठीक है, जितना पैसा लगेगा उस स्प्रिंकलर के लिए, पानी के फव्वारे के लिए यूज़ करने के लिए, उसमें से 70% छूट लघु सीमांत कृषक को दिया जाता है, जिसमें से इस 70% में दो शामिल हैं, ठीक है, 70%, ठीक है, में से जो 33% है, 33% केंद्र देगा, और जितना जो बच गया, कितना बच गया, 37% क्या करेगा, राज्य वहन करेगा। क्या करेगा, राज्य वहन करेगा। और उसी प्रकार इस 35% में 50% में 27% केंद्र देगा, और जो बच गए 23%, 50 में 23 प्लस जो है 23 प्लस 27 50, तो ये क्या देगा, राज्य देगा, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य। समझ रहे हैं मेरी बातें, मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं फिर से बता देता हूँ, फिर से स्टार्ट करता हूँ कि मैंने क्या कहा। सूक्ष्म सिंचाई योजना लाया गया था 2013-14 में। इसके अंतर्गत ये उद्देश्य था इनका कि कम पानी उपयोग करके अधिक सिंचाई करना और स्प्रिंकलर लगाना, कहने का मतलब फव्वारा लगाना। फव्वारे से इधर उधर जो है मशीन चलते रहेगा, फव्वारे से आप क्या करेंगे, आप सिंचाई करेंगे खेतों में, ठीक है। तो ये लाया गया था और ये समस्त जिलों में लागू था। जिसको लगाना है, ठीक है, उसके लिए जो लघु सीमांत कृषक है उसके लिए 70% की छूट दी गई थी। कहने का मतलब अगर 100 रुपया का लागत है, मान के चलिए, ठीक है, तो 70 रुपया वो सरकार देगी। और सरकार में कौन कौन से शामिल होंगे, ठीक है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। केंद्र सरकार 33% देगी और 37% राज्य सरकार देगी। और 70 रुपये में जो बच गया 30 रुपया वो आपको लगाना है। एक बात की बात है, मैं 100 लेके चला हूँ, ठीक है, तो 30 रुपया आपको लगाना है, 70 रुपया दोनों सरकार देगी, केंद्र और राज्य मिलकर, ठीक है। चलिए, तो कहने का मतलब जितना होगा उसका 70% सरकार देगी, ठीक है, और आपका 30% अपना खुद का पैसा होगा, ठीक है। तो सबको नहीं दे सकते, अरे भाई पूरा थोड़ी दे देंगे, 100% थोड़ी दे देंगे। सरकार की भी तो इकोनॉमी बढ़नी चाहिए, जीडीपी बढ़नी चाहिए, उनको भी तो आना चाहिए, ठीक है। चलिए, अन्य कृषक के लिए 50% छूट है और 50% आप लगाएंगे और 50% सरकार देंगे, और जिसमें शामिल है केंद्र सरकार और शामिल है राज्य सरकार। चलिए, तो ये चीज़ें समझ में आ रही है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें, ठीक है, ये सब सारी क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, ठीक है। यहाँ नहीं पूछेगा तो करेंट अफेयर के हिसाब से पूछेगा, या जैसे भी पूछेगा। अभी का जो लेटेस्ट कुछ न्यूज़ है वो भी है, ठीक है। तो आपको ये पूछा जाता है CGPSC व्यापम में। अभी तो बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, ठीक है, आ रहे हैं, स्टार्ट हो चुका है एग्ज़ाम का सिलसिला, अभी मई चल रहा है, ठीक है। जून में तो फिर मोस्ट प्रॉबेबली होने तय है, जून जुलाई फिर लगातार एग्ज़ाम का चीज़ें हैं। अभी एक न्यूज़ आया है कि अभी आज ही का न्यूज़ है कि छात्रावास अधीक्षक का आने वाला है, ठीक है, पटवारी का आने वाला है, RI का आने वाला है, ठीक है, और आपका जल विभाग का आने वाला है, फिर आपका
श्रम विभाग तो आ गया है, 34 पोस्ट आ चुका है श्रम विभाग का, ठीक है। लेबर इंस्पेक्टर, लेबर ऑफिसर का आ चुका है। तो ये धीरे धीरे सभी पोस्ट आएंगे, तो ये इसमें सारी चीज़ें ये सब पूछे ही जाते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे बात कर लेते हैं इसके बाद, ठीक है। इसके बाद आगे की बातें क्या है भाई, किसान समृद्धि योजना, सूक्ष्म कृषि योजना, उसके बाद किसान समृद्धि योजना। तो पूरे 20 से 25 जितने भी योजना है वो सब देखेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। थर्ड है किसान समृद्धि योजना। चलिए, किसान समृद्धि योजना जो स्टार्ट हुआ था, लागू किया गया था, ये कब हुआ था? 2002 में हुआ था। कब हुआ था? 2002 में, ठीक है। ये हुआ था 2002 में। अरे अच्छे से लिखा जाए भाई, 2002 में। याद रखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था CGPC 2017 में। 2017 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। CGPSC 2017 में पूछा गया था कि किसान समृद्धि योजना कब लागू की गई थी। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। ये फसल बीमा भी 2017 में पूछा गया था। प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना मैंने बताया, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया था आपकी CGPSC प्री 2017। CGPSC प्री 2017 का ये क्वेश्चन है, कब लागू किया गया था ये पूछा गया है, ठीक है, 2016 में। तो ये चीज़ें कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए, किसान समृद्धि योजना हम देखते हैं। देखिए, किसान समृद्धि योजना क्या है, किससे संबंधित है, इसका उद्देश्य क्या था कि भाई साहब जहाँ वृष्टि छाया क्षेत्र है, ठीक है, जहाँ क्या है, वृष्टि छाया क्षेत्र है, उसको नल लगाकर जो है पानी की व्यवस्था की जाए, नलकूप द्वारा, ठीक है। वृष्टि छाया क्षेत्रों को, वृष्टि छाया वाले क्षेत्रों को खासकर, ठीक है, सिंचाई या सिंचित या सिंचाई क्या है, वृष्टि छाया। वृष्टि छाया समझते हैं ना, जैसे कवर्धा है आपका वृष्टि छाया क्षेत्र, ठीक है। ऐसे क्षेत्रों को क्या किया गया है, ठीक है, नलकूप द्वारा सिंचाई की बातें की गई है। चलिए, इसमें पात्रता कौन कौन से किसान हैं? अगर पात्रता की बात करें तो कौन कौन से किसान इसमें शामिल हैं? तो इसमें शामिल है आपके सभी श्रेणी शामिल है, लेकिन प्राथमिकता भी दी गई। प्राथमिकता किस किस को दिया गया था? लघु किसान या कृषक, सीमांत कृषक या किसान को क्या किया गया था? प्राथमिकता दी गई थी ज्यादातर। चलिए यहाँ पर नलकूप, अब भाई नलकूप अनुदान दिया गया था, अनुदान दिया गया था नलकूप के लिए, ठीक है।
यहाँ पर नलकूप अनुदान के लिए क्या क्या देखने को मिलेगा, एससी एसटी के अलग और आपको जनरल के अलग, ठीक है, एसटी एससी ओबीसी जनरल, ठीक है। अगर मैं बात करूं वैसे अगर जनरल, ठीक है, ओबीसी एससी एसटी, ठीक है, अलग अलग के लिए अलग अलग राशि है अनुदान राशि। जैसे अगर जनरल की देखा जाए तो कितना है, 25,000 इनको दी गई। ओबीसी के लिए देखा जाए तो 35,000 इनको मिला गया, और एसटी एससी को देखने को मिला तो 43,000 यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। नलकूप अनुदान में कितनी कितनी राशि दी गई है, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी वाले जो किसान हैं, कृषक हैं, उसको 25,000, ओबीसी कैटेगरी को 35,000, एसटी एससी कैटेगरी वाले को 43,000 दिया गया है, ठीक है, नलकूप अनुदान, ठीक है। चलिए फिर हम बात करेंगे सौर सुजला योजना। नेक्स्ट हमारा क्या है, सौर सुजला योजना। चौथे नंबर पर हम चलेंगे सौर सुजला योजना, ठीक है। ये हम देखेंगे, लेकिन 2 मिनट का ब्रेक है, ठीक है, लगातार बोलते जा रहा हूँ। 2 मिनट को रेस्ट करूँगा, 2 मिनट का ब्रेक है। 2 मिनट के ब्रेक के बाद हम आगे बढ़ेंगे इससे, और बहुत सारे जो भी है लगभग आज 8-10 देख लेंगे, ठीक है, और कल के क्लास में जितना बचे वो देख लेंगे, तो आज कल में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर 2 मिनट का ब्रेक है, फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं।
नमस्कार गाइस, फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है आप सभी का। लगातार जारी हमारे यूट्यूब चैनल से जी कॉम्पिटिटर्स। ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे कौन सा भाई, सौर सुजला योजना। ठीक है, क्या है योजना, ये हम बातें करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये शुरुआत कब की थी। ठीक है, शुरुआत कब किया गया था, तो ये हुआ था 1 नवंबर। ठीक है, 1 नवंबर सन 2016 को। ठीक है, 1 नवंबर सन 2016 को। और ये आया था भाई क्वेश्चन सीजी व्यापम। ठीक है, फूड इंस्पेक्टर के पेपर में 2017 में, 16 को स्टार्ट किया गया और 17 में आया। शायद करेंट अफेयर के आधार पर ये पूछा गया होगा, जो भी है। ठीक है, ये पूछा गया है। चलिए, ये याद रखिए पहली बातें। दूसरी बातें क्या है, इसका उद्देश्य क्या था। अब तो ये समझ गए होंगे क्या है सौर सुजला योजना। सौर का मतलब, ठीक है, सूर्य के प्रकाश से, ठीक है, उससे संबंधित है। तो उसका उद्देश्य क्या था कि भाई जहाँ पर बिजली नहीं जा रही है, जिन स्थानों पर बिजली नहीं जा रही है और वहाँ के किसान, ठीक है, फसल लेना चाह रहे हैं, वहाँ के किसान पंप चलाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया गया है, कम दर में, ठीक है, जो बोल सकते हैं किसान को, ठीक है, कम दर में किसान को ये योजना दी गई थी कि जहाँ बिजली नहीं जा सके तो वहाँ पर क्या लगाया दे, सौर ऊर्जा लगाया दे। और वहाँ से नल को पंप क्या किया जाए, उनको दिया जाए कम रियायती दर में, कम दर में। ठीक है, जो वो वहन कर सके। जैसे कि अगर देखा जाए तो इसका उद्देश्य मैंने क्या बताया कि जैसे कि, ठीक है, जहाँ बिजली नहीं जा रही वहाँ क्षेत्रों में क्या करना है, ठीक है, सौर सिंचाई पंप प्रदान करना। सौर सिंचाई पंप प्रदान करना। ठीक है, और खासकर जहां बिजली, ठीक है, जहां पर बिजली नहीं जा रही है, नहीं है, खासकर जहां बिजली नहीं है वहां पर ज़्यादातर सौर सिंचाई पंप जो है प्रदान करना है, पंप देना है। चलिए, ये किसके द्वारा दिया गया, किसके द्वारा ये दिया जाने लगा, तो ये छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अधिकरण, छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अधिकरण, ठीक है, इनके द्वारा क्या किया गया है, ये दिया जाने लगा। ठीक है, और इसका चयन कौन करता है, चयन मतलब किसानों का चयन कौन करता है भाई, कि कौन कौन से किसान को ये लाभ होना चाहिए। ठीक है, कौन कौन से किसान को ये लाभ होना चाहिए, तो राज्य सरकार का कृषि विभाग, राज्य सरकार का क्या है, कृषि विभाग क्या करता है, इसका चयन करता है कि भाई किन किन किसानों को ये लाभ मिलनी चाहिए। ठीक है, इसमें बोरवेल और पंप शामिल है। इसमें क्या है, इसमें बोरवेल प्लस पंप शामिल है जो आप यूज़ कर सकते हैं सौर ऊर्जा से। चलिए, कुछ अन्य बातें। लक्ष्य अगर हम बात करें, ठीक है, लक्ष्य कब का लक्ष्य है, अभी 2022-23 का लक्ष्य क्या है भाई, सौर सुजला योजना के अंतर्गत कि 25,000 सौर सिंचाई पंप प्रदान की जाए। क्या लक्ष्य है,
क्या लक्ष्य है? 25,000, मैं पूरा लिख देता हूं कि 25,000 सौर सिंचाई पंप दी जानी चाहिए। ठीक है, ये दी जाएगी। ठीक है, ये लक्ष्य 2022-23 में लिया गया है। अभी जो डेटा आया है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 का डेटा, उस डेटा के आधार पर ये कहा गया है कि 25,000 सौर सिंचाई पंप किसानों को प्रदान की जानी चाहिए। ठीक है, चलिए अगर अभी तक बात की जाए, नेक्स्ट हम बातें करते हैं इस योजना के तहत अभी तक 3 HP प्लस 5 HP के कुल 1,17,212, ठीक है, से अधिक सिंचाई पंपों दी जा चुकी है। सिंचाई पंप दी जा चुकी है या स्थापित की जा चुकी है या स्थापित की गई है। ठीक है, ये याद रखिए। चलिए एक चीज और याद रखिए कि 4 वर्षों कहने का मतलब 2016 से स्टार्ट हुआ है, 2016, 2017, 2018, 2019। ठीक है, इन 4 वर्षों में लगभग 71,465 सोलर से अधिक सोलर पंप की स्थापना की गई है। सोलर पंप की स्थापना की गई है। तो ये भी डेटा याद रखिए। ठीक है, फिर आपको याद रखिए, चलिए अंशदान या अनुदान प्राप्त क्या क्या है। ठीक है, तो देखिए अंशदान अनुदान अलग अलग है। जैसे कि 2 HP के किसान के लिए अलग है। ठीक है, 3 HP के किसान के लिए अलग है और 5 HP वाले किसान के लिए अलग है। ठीक है, ये क्या है? HP मतलब हॉर्स पावर। ठीक है, पंप की जो स्पीड है, ठीक है, वो इससे पता चलती है। पंप में जो पानी फ्लो होता है, देखिए आप देखिए, अब अगर ना जो बाड़ी में नॉर्मल बाड़ी में अगर आप यूज़ करते हैं तो 2 HP का जो है आपका चल जाता है। 2 HP का, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो तो वो क्या बोलते हैं पावर नहीं रहता, लेकिन उतना रहता है कि अब पानी जो है बोल सकते हैं बाड़ी में पला सकते हैं। 3 HP का बहुत ज़्यादा होता है, उससे भी ज़्यादा 5 HP का। ठीक है, एकदम फ्लो बहुत ज़्यादा होता है पानी का। HP मतलब हॉर्स पावर। तो पंपों का जो है ये इस प्रकार से मापन है कि जो पानी ज़्यादा फेंकेगा, जितना हॉर्स पावर होगा उतना ज़्यादा फेंकेगा। तो 5 HP का बहुत ज़्यादा हो जाता है कि भाई जो बहुत बड़े जो प्लाट है उसको ये क्या कर सकते हैं, सिंचित कर सकते हैं। चलिए, तो उसी के आधार पर ये दिया गया कि 2 HP, 3 HP और 5 HP। इसमें भी कैटेगरी डिवाइस किया गया है ST, SC, OBC आदि के लिए। ठीक है, SC, SC, OBC आदि के लिए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, किसके लिए कितना। ST, SC या SC, ST, SC, ST के लिए कितना,
फिर ओबीसी के लिए कितना, फिर सामान्य वर्ग जनरल के लिए कितना, किसके लिए, जनरल के लिए कितना, किसके आधार पर, ये एचपी के आधार पर, हॉर्स पावर के आधार पर। ठीक है, समझिएगा। तो 2 एचपी के लिए एसटी एससी को कितना वहन करना पड़ेगा, ठीक है, कितना देना, ये अनुदान, जो अनुदान है ये कौन चुकाएगा भाई, ये किसान चुकाएंगे, सरकार नहीं चुकाएंगे, किसान द्वारा वहन करना पड़ेगा। ठीक है, कि आपके ज़मीन पर, आपके जो है जगह पर जहाँ क्रॉप्स है, जहाँ आपका खेत है, वहाँ अगर पंप डालते हैं सौर ऊर्जा से, तो कितने पैसे पर सरकार आपको पंप देगी, तो कितना पैसा आपको वहन करना पड़ेगा, आप देंगे उसको। ठीक है, तो वो है, तो कितना पैसा आपको देना पड़ेगा, तो 5,000 देना पड़ेगा आपको, किसके लिए, एसटी एससी को 2 एचपी के लिए। 9,000 देना पड़ेगा आपको, किसके लिए, 9,000 देना पड़ेगा आपको, किसके लिए, ओबीसी के लिए, ओबीसी को, ओबीसी द्वारा, और 12,000 जनरल के लिए, 2 एचपी के लिए। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर 3 एचपी हो जाता है तो एसटी एससी को 7,000 वहन करना पड़ेगा, ओबीसी को 12,000 वहन करना पड़ेगा, और जनरल को 18,000 वहन करना पड़ेगा, किसके लिए, 2 एचपी के लिए। वहीं पर 5 एचपी या 5 हार्स पावर के लिए अगर बात करें तो 10,000 देना पड़ेगा एसटी एससी को। ठीक है, 15,000 वहन करना पड़ेगा आपको ओबीसी वर्ग को, और 20,000 वहन करना पड़ेगा आपको, किसके लिए, जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से अंशदान आपको, आप जो है देंगे उसको, क्या है, सरकार को। ठीक है, जो सौर ऊर्जा लगाएंगे, सौर पंप लगाएंगे, तो सरकार द्वारा, ठीक है, ये सरकार को प्राप्त हो। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए। ये हो गया आपका समृद्धि योजना, हो गया सौर ऊर्जा योजना, हो गया सिंचाई योजना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो योजना है वो किसके अंतर्गत है, ये 5, ये वो 4 हो गया, और 5वां हम देखेंगे कौन सा भाई, जो भी योजना होगी देखते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हम बात करेंगे, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। चलिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसके अंदर अगर हम बात करें तो किस वर्ष स्टार्ट हुआ था, प्रारंभ किस वर्ष हुआ था वो याद रखिए। तो ये हुआ था 2015-16 में। ठीक है, 2015-2016 में क्या किया गया था, ये स्टार्ट किया गया था, और जिसका उद्देश्य क्या था कि भाई साहब वर्षा जल संग्रहण, एक मिनट क्या हो गया है, वर्षा जल
संग्रह, संचयन, सिंचाई स्रोत के विकास, सिंचाई स्रोत के विकास, भूजलवर्धन, तथा उपलब्ध जल। दक्षतापूर्ण उपयोग, ठीक है, दक्षतापूर्ण उपयोग। अभी तक जो स्वीकृति हुई है, अभी तक स्वीकृति की गई है, ठीक है, वो किया गया है 54,931 करोड़ की कुल राशि स्वीकृति की गई है। किसके लिए? 5 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए, ठीक है। ये स्टार्ट हुआ था 2015-16 में और 5 वर्षों के लिए 54,931 करोड़ रुपए का क्या किया गया है? स्वीकृति प्रदान की गई। प्रस्तावित कितना है? कि 25,94,284 हेक्टेयर प्रस्तावित है, ठीक है। इतने जमीन को आप क्या करेंगे? सिंचित करेंगे। ये क्या है? ये प्रस्तावित है। चलिए, चलिए इसमें कम से कम जो लघु और सीमांत है, ठीक है, ये याद रखिए, लघु एवं जो सीमांत कृषक है। कौन से? लघु एवं सीमांत, ठीक है। लघु एवं सीमांत कृषक कम से कम 70% का जो है अनुदान देने को कहा गया है। फिर वहीं पर अगर नॉर्मल अगर बात करते हैं तो उसके लिए कितने प्रतिशत? 50%, 50% का क्या किया गया है? जो है अनुदान देखने को मिला है। जो है अन्य, अगर नॉर्मल बोल सकते हैं तो अन्य को 50%, अन्य कृषक के लिए कितने हैं? 50%। जैसे वहाँ पर हमने देखे थे नल वल के लिए हमने देखे थे उस समय, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। चलिए, ये प्रावधान है। और कुछ योजना है जो हम देख सकते हैं। सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र योजना, और तो बहुत सारे हैं, खैर देखना है। सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार योजना, कौन से नंबर का है? 6ठा नंबर। सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार योजना।
चलिए, इसका उद्देश्य क्या था भाई, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सिंचाई जल के बेहतर उपयोग व नकदी फसलों को बढ़ावा देना। ठीक है, इसका उद्देश्य है सिंचाई जल के बेहतर उपयोग व नकदी फसलों को क्या करना है? बढ़ावा देना है। इनका क्या है? उद्देश्य है। इसमें कुछ योजनाएं शामिल हैं, हालांकि इसको मैं पहले इसको बताना था। शामिल योजनाएं कौन कौन से हैं? इसमें शामिल योजनाएं, ठीक है, कौन कौन सी योजना शामिल है इसके अंतर्गत? तो एक तो है आपका शाकंभरी योजना, भरी योजना शामिल है इसके अंतर्गत। ठीक है, इसके अंतर्गत किसान समृद्धि योजना शामिल है, जैसे कि अभी हम पढ़े हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत इसको एक्चुअली पहले बताना था, किसान समृद्धि योजना शामिल है। किसान समृद्धि योजना शामिल है, और शामिल है आपका लघु सिंचाई योजना। क्या शामिल है भाई? लघु सिंचाई योजना शामिल है। और क्या शामिल है इसके अंतर्गत? लघुत्तम सिंचाई योजना, लघुत्तम सिंचाई योजना शामिल है। फिर आपका इसमें शामिल है हरित क्रांति विस्तार योजना, हरित क्रांति विस्तार योजना शामिल है। इसमें शामिल है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना शामिल है। इसमें शामिल है आपका टारगेटिंग राइस फेलो एशिया और राइस फेलो एरिया योजना शामिल है। आदि योजना इसके अंतर्गत देखने गए हैं, देखने को सुनिश्चित किसान क्षेत्र विस्तार योजना के अंतर्गत। ठीक है, चलिए, ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करेंगे अन्य योजनाएं, जैसे शाकंभरी योजना भी देखे थे, चिराग योजना बाकी है, बीज योजना, किसान मितान योजना, स्वराजी ग्राम योजना, कृषक जीवन ज्योति योजना, मुख्यमंत्री अन्न सहायता योजना, राष्ट्रीय कृषि योजना, अक्ति बीज संवर्धन योजना, किसान कॉल सेंटर, किसान शॉपिंग मॉल, नीली क्रांति योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, जैविक खेती योजना, राष्ट्रीय कृषि बाजार, गोधन न्याय योजना, मधुर गुड़ योजना, ठीक है, कृषि अभियांत्रिकीकरण योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, कृषि अधोसंरचना विकास, सिंचाई और योजना, ग्रामोद्यान योजना, सुराजी ग्राम योजना, जिसके अंदर नरवा गुरवा, ठीक है, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी आदि यहाँ पर शामिल है।
तो ये सारे योजना हम देखेंगे भाई, लेकिन अभी तो नहीं हो पाएगा, ये नेक्स्ट क्लास में आपको पूरा कंप्लीट मिलेगा। ठीक है, सारी योजना 6 योजनाएं हुई हैं अभी तक, और कल की क्लास में हम बातें करेंगे 7वां योजना से स्टार्ट करेंगे, और जितने हैं 20-25 योजना, लगभग 15 से 18 करके, ये मतलब ये 20 से 25 टोटल 20 से 25 योजना हम देखेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर रहेगा। ठीक है, इतने तक ही हम देखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम सारी योजनाओं को हम देख लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने जो देखे वो तो ये हैं, मछली पालन थोड़ा से बचा था उसको हम देख लिए, फिर योजना स्टार्ट किए थे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देखें, फिर ये डेटा देखें, सूक्ष्म सिंचाई योजना देखें, किसान समृद्धि योजना देखें, सौर सुजला योजना देखें। ठीक है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना देखें, फिर सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार योजना देखें। तो ये सारी योजना हम देख चुके, तो 6 योजना हो गए। 7वीं योजना से हम कल की क्लास से बातें करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, धन्यवाद गाइस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब बातें करेंगे आगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।